Assalamu alaikum. Myself Muzammil Ali. Welcome to my YouTube channel Education World. I am coming with another video to solve the past paper of ECAT chemistry portion. तो जो पहली वीडियो थी उसमें भी हमने कुछ MCQs को सॉल्व किया था। आज सेकंड वीडियो लेके मैं आया हूँ। केमिस्ट्री के जो MCQs हैं, जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं, उनको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि केमिस्ट्री के जो पेपर्स हैं, पास पेपर जो हैं ई कैट में, उनमें कौन कौन से एमसीक्यूज आए थे और उनमें किस तरह उसका सोल्यूशन करेंगे। को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने फर्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर। तो फर्स्ट एमसीक्यूज में लिखा हुआ है कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस। तो हमने देखना है कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो होती है, जब हम उसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या आती है। हमारे पास एल्डिहाइड्स आते हैं, कीटोन्स आते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आते हैं या एस्टर्स आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, यानी कि इसमें क्या है, प्रोपाइल है, यानी कि 3 कार्बन होंगे और उसके साथ क्या होगा, अल्कोहलिक ग्रुप होगा। क्योंकि आइसो है, आइसो का मतलब है कि आपने क्या करना है कि दूसरी कार्बन पे कहीं भी जाके आप क्या करें कि OH बिठाना है, क्योंकि आइसो अल्कोहल है, इस वजह से हमने क्या करना है, दूसरी कार्बन पे जाके क्या करना है, OH बिठाना। बाकी इसकी कार्बन की जो है वैलेंसी को पूरी करेंगे। यहाँ भी 3 आ जाएगा और यहाँ भी 1 H आ जाएगा। तो कार्बन की जो वैलेंसी है उसको हमने 4 पूरा कर दिया। तो इसको हम क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करवाएंगे। ऑक्सीडाइज जब करवाएंगे तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आएगी होगा क्या कि यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, तो वो बना देंगे वाटर और बाकी हमारे पास आ जाएगा C3। तो ये मेरे पास जो आ गया है, ये मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट आ गई। तो इसमें अगर मैं देखूं तो कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइडों पे, क्योंकि R की चेन है, यानी कि ये है ये वाला ग्रुप, तो इस ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं कीटोन्स का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कीटोन्स। वो है हमारे पास विच एलिमेंट्स शोज द सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो हमने देखना है कि इनमें से कौन से 2 एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स दिए हुए हैं कि जिनकी क्या है, प्रॉपर्टीज सेम है। तो प्रॉपर्टीज को चेक करने के लिए हम देखते हैं कि जो है एलिमेंट वो किस ग्रुप में लाइज करता है, क्योंकि जो एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप्स के या पीरियड्स के, वो क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज को सेम शो करते हैं। जो ग्रुप्स के एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज को सेम शो करते हैं, सिमिलर बिहेवियर शो करते हैं। तो इसमें अगर मैं आऊं तो देखना हमने कि कौन से 2 एलिमेंट्स हैं जो कि सेम ग्रुप के हैं। तो अगर मैं सोडियम पे आऊं तो ये है फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट, मैग्नीशियम पे आऊं तो ये है सेकंड ग्रुप का एलिमेंट, लिथियम पे आऊं तो ये है फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट, और पोटाशियम पे आऊं तो ये भी क्या है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। बोरॉन पे आऊं तो ये है थर्ड ग्रुप का एलिमेंट, कार्बन पे आऊं तो ये है 13 ग्रुप का एलिमेंट। इसके बाद अगर फ्लोरीन पे आऊं तो ये है 17 ग्रुप का एलिमेंट, और अगर मैं हीलियम पे आऊं तो ये क्या है, 18 ग्रुप का एलिमेंट है। तो इनमें से अगर मैं देखूं तो कौन सा एलिमेंट, यानी कि इसमें से कौन सा आंसर सही है, तो वो है ये वाला। ये वाला क्यों सही है, क्योंकि दोनों जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, सेम ग्रुप के हैं। अगर ग्रुप आपका सेम होगा, अगर ग्रुप आपका सेम है तो देन केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं एलिमेंट्स की, वो क्या होती हैं, वो सेम होती हैं। तो ये है इसका राइट आंसर। इसमें आपको क्या कह रहा है कि किप्स ऑपरेटर्स इज यूज्ड टू मेक। तो जो किप्स है, इसका जो ऑपरेटर्स है, इसको किस चीज के लिए तैयार करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे पास पहला एमसीक्यूज है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा एमसीक्यूज है हाइड्रोजन सल्फाइड, तीसरा एमसीक्यूज है हमारे पास नाइट्रिक एसिड, और चौथा है अमोनिया। तो हमारे पास जो यहाँ पे यूज किया जाता है किस ऑपरेटर्स को, वो हाइड्रोजन सल्फाइड को बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसमें होता क्या है कि आप क्या करते हो कि आपने क्या करना होता है कि आयरन सल्फाइड को रिएक्ट करवाते हो HCl से इस ऑपरेटर्स में। तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ से हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड तैयार हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर। तो ये क्या है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये अक्सर पास पेपर जो होते हैं, पास पेपर बोर्ड के हों चाहे आपके ई कैट के हों, तो ये एमसीक्यूज
अक्सर रिपीट होता है। तो हमने देखना है कि बेंजीन में जो है पाई बॉन्ड्स कितने होते हैं, ये याद रखिएगा, ये है बॉन्ड्स, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो पाई बॉन्ड्स बेंजीन में कितने होते हैं? तो बेंजीन का अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रा करूं तो बेंजीन होती है कुछ इस तरह की। इसको याद रखने के लिए कि बेंजीन में क्या होते हैं, 3 डबल बॉन्ड, कंसेक्टिव डबल बॉन्ड्स और सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। तो इसमें क्या कितने 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं। तो ये जो डबल बॉन्ड होते हैं ये आप याद रखिएगा कि जो डबल बॉन्ड होता है, ये ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो आपको शो करता है पाई इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये हमारे पास 3 यहाँ पे क्या है, 3 बॉन्ड्स हैं, यानी कि कितने 3 पाई बॉन्ड्स हैं। ये क्या होते हैं, ये पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो ये क्या होता है, वीकर बॉन्ड होता है। और इसके अलावा यहाँ पे जो मेन, मैं दोबारा इसी पॉइंट पे आ रहा हूँ तो कि आपने क्या करना है कि इसको ध्यान से करना है, क्योंकि ये एमसीक्यू लाजमी पेपर में रिपीट होता है। सम टाइम वो पूछता है कि इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, वो बॉन्ड्स का डबल होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कितने शेयर होंगे, वो 2 एटम जो कार्बन कार्बन है वो क्या करेंगे, एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे। तो इस तरह जो पाई बॉन्ड्स बनेंगे वो कितने होंगे, वो 3 बनेंगे। हमारे पास कितने हैं बेंजीन में पाई बॉन्ड्स, वो है 3। अगर पूछेगा आपसे पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो कितने आ जाएंगे, 6। यानी कि क्या होंगे कि 2 कार्बन जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो इस तरह क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो हमारे पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन बेंजीन। तो ये फिर मैं इसी पे आ रहा हूँ कि ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड्स हैं बेंजीन का। लाजमी आपको एक ना एक एमसीक्यू ये आना है कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, कितने पाई बॉन्ड्स होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसमें हमने देखना है कि बेंजीन में कितने सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। बेंजीन का सिग्मा बॉन्ड्स चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है बेंजीन का। इसमें क्या होते हैं, हर जो होती है कॉर्नर पे क्या होते हैं, कार्बन होते हैं, और हर कार्बन के साथ क्या होती है, इसमें 3 अल्टरनेटिंग सिंगल एंड क्या होते हैं, डबल बॉन्ड्स होते हैं बेंजीन में। तो बाकी जो इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए क्या होते हैं कि हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन बैठा होता है। तो यहां से ही हम इसको बता देंगे कि इसमें कितने हैं। पिछले जो एमसीक्यूज था उसमें हमने देखा था कि इसमें क्या होते हैं, 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं। अब हमने देखना सिग्मा बॉन्ड्स कितने होते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, 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 ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा, यानी कि ये 6 हो गए। और जो कार्बन कार्बन एटम के दरमियान ये वाला भी होता है, ये भी बॉन्ड के होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो अगर हम इसको टोटल करेंगे तो 6 और 6 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो ये इसका जो सही आंसर है वो क्या है, 12 है। तो अगर मैं फिर इसी पे आऊं कि इसमें अगर पूछेगा कि बताएं इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो वो इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, वो 24 हो जाएंगे। तो ये था हमारा एमसीक्यू। एमसीक्यू वो है कि विच एलिमेंट हैज मिनिमम हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी किसकी मिनिमम होगी। तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, बेसिकली हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करती है आपके पास, इसका जो फॉर्मूला होता है, यानी कि ये किस पे डिपेंड करती है। तो ये डिपेंड करती है आपके पास चार्ज ओवर साइज रेशियो पे। तो ये डिपेंड करती है आपके पास चार्ज ओवर साइज पे। जिस तरह आप साइज को कम करोगे उसी तरह हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, और जिस तरह आप साइज को ज्यादा करोगे उसी तरह क्या होगी, हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाएगी। तो अगर चार्ज को आप ज्यादा करोगे देन आपके पास हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर चार्ज कम होगा तो आपके पास हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शन और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है। तो हमारे पास यहाँ पे किसी के ऊपर चार्ज नहीं है, तो यानी कि हम क्या करेंगे, साइज के मुताबिक इसको चेक करेंगे। हमारे पास यहाँ पे लिथियम है, सोडियम है, रुबिडियम है और पोटाशियम है। तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये फर्स्ट ग्रुप में से लाइज करते हैं। तो इसमें जो सबका जो साइज है वो सबसे जो बड़ा होता है वो आपके पास रुबिडियम का होता है। तो जिस तरह आप रुबिडियम के जिस तरह आप साइज को ज्यादा करोगे हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों के दरमियान क्या होगा, इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। तो ये इसका सही आंसर है। यूज है हमारे पास, इट इज यूज टू प्रिपरेशन ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट के लिए हमारे पास जो है किसको हम तैयार करते हैं, तो हमारे पास जो यहाँ पे है सोडा ऐश, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, इन तीनों को इस्तेमाल नहीं करते। तो हमारे पास जो जिप्सम है इसको यूज करते हैं सीमेंट इंडस्ट्री में सीमेंट बनाने के लिए। तो हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है, इक्विलिब्रियम इज
अनटेन्ड व्हेन इक्विलिब्रियम कब होगी। फर्स्ट एमसीक्यू है रेट ऑफ अपोजिंग रिएक्शंस आर इक्वल, कि इसमें क्या होगा, रेट ऑफ अपोजिंग जो रिएक्शन होगा वो इक्वल हो जाएगा। रिएक्शन जब स्टॉप हो जाएगा वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल, द रिएक्टेंट्स कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। तो हमारे पास इसका जो सही आंसर है वो ये है कि जब क्या होता है कि जब रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जब इक्वल हो जाता है तो क्या होता है, वो अपोजिंग रिएक्शन होता है। यानी कि रेट ऑफ, इससे क्या मुराद है, अपोजिंग से क्या मुराद है कि इसमें क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगा रेट ऑफ रिवर्स के। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इक्विलिब्रियम आपके पास क्या होगी, एस्टैब्लिश हो जाएगी। तो ये था इसका सही आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 क्लोरोप्रोपेन हैज 2 आइसोमर्स व्हिच आर। तो जो 1 क्लोरोप्रोपेन है इसके 2 आइसोमर्स है, पहले मैं बता देता हूँ। प्रोपेन यानी कि इसमें क्या है, आपके पास 3 कार्बन होंगे और फर्स्ट कार्बन पे क्या है, ये फर्स्ट कार्बन है तो इस पे आपके पास क्या होगा, क्लोरो बैठा हुआ यानी कि क्लोरीन बैठा हुआ। बाकी इसकी कार्बन की वैलेंसी को पूरा कर देना है। तो ये हमारे पास आ गया, ये आ गया पहले वाला 1 क्लोरोप्रोपेन। अगर मैं क्या करता हूँ कि इसका दूसरा बना देता हूँ, लाइक कि मैं दूसरी कार्बन पे क्या करता हूँ कि अगर मैं दूसरी कार्बन पे ये हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन के पूरे कर दिए, यहाँ पे क्लोरो बिठा देता हूँ और यहाँ पे H, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसको मैं नाम दूंगा 1 2, तो ये आ जाएगी 2 क्लोरोप्रोपेन। तो यानी कि ये इसके क्या होंगे, 2 आइसोमर्स होंगे। अब हमने चेक करना है कि इसमें ये कौन सा आइसोमरिज्म की कौन सी टाइप है, यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या रह रहा है, सेम रह रहा है, लेकिन जो उसकी पोजीशन है वो क्या हो रही है, डिफरेंट हो रही है। तो ऐसा फंक्शनल ग्रुप, ऐसा आइसोमर जिसमें आपकी जो होती है जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो सेम रहता है लेकिन उसकी जो पोजीशन होती है वो डिफरेंट होती है, तो उसको हम कहते हैं पोजीशन आइसोमर्स। तो ये हमारे पास है पोजीशन आइसोमर्स क्या होते हैं कि जिनमें क्या होगा कि हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा, बट इसमें पोजीशन जो होगी, फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, डिफर करेगी, यानी कि वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो ये था इसका राइट आंसर। अपने नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर, तो ये है हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट इज आल्सो नोन एज, तो इसको क्या नाम देते हैं ये हमें देखना है। इसको सोडा ऐश का नाम देते हैं, वॉशिंग सोडा का नाम देते हैं, बेकिंग सोडा का नाम देते हैं, या फिर कॉस्टिक सोडा का नाम देते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं सोडा ऐश, तो सोडा ऐश का फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट, सेम एज जो वॉशिंग सोडा होता है इसका भी यही होता है। इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो वाटर भी होते हैं उनका फर्क होता है, लेकिन जो फॉर्मूला होता है वो तकरीबन सेम होता है। जो बेकिंग सोडा होता है इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और आपके पास जो कास्टिक सोडा है वो है आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारे पास हमने देखना है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या फॉर्मूला है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, बेकिंग सोडा का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास सही आंसर है। रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, हमने देखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो किस चीज पे डिपेंड नहीं करता। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जिस तरह आप टेम्परेचर को ज्यादा करते हो रेट ऑफ रिएक्शन उसी हिसाब से ज्यादा होता है। कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन पे भी होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे होता है कि जिस तरह आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की ज्यादा करोगे आपका रेट जो होगा, रिएक्शन की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। कैटलिस्ट जिस तरह आप ऐड करते हो, कैटलिस्ट जब आप ऐड करोगे तो उससे भी क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारे पास जो प्रेशर है, प्रेशर को चाहे कम करें चाहे ज्यादा करें, रेट ऑफ रिएक्शन इस पे डिपेंड नहीं करता। तो ये है इसका राइट आंसर। विच आयन हैज अ ग्रेटर हाइड्रेशन एनर्जी, तो ये पिछला ही एमसीक्यूज का है कि हाइड्रेशन एनर्जी से ही लिया गया है कि किसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो सबसे पहले हाइड्रेशन एनर्जी को फिर फॉर्मूले पे आते हैं, तो हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करती है
चार्ज ओवर साइज रेशो पे। अगर आप चार्ज को ज्यादा करोगे हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, अगर चार्ज को आप कम करोगे हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी तरह अगर आप साइज को ज्यादा करते हो तो आपके पास हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है, और अगर आप साइज को कम करते हो देन आपके पास हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। यानी कि साइज का हाइड्रेशन के साथ, हाइड्रेशन एनर्जी के साथ इनवर्स रिलेशन होता है, और चार्ज के साथ क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो अगर मैं इस पे देखूं तो ये सबके ऊपर क्या है, आयंस दिए हुए हैं। तो आयंस पे अब हमने देखना है कि आयंस के मुताबिक इसका करेक्ट आंसर देखना है। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो सबसे ज्यादा जो चार्ज है वो है कैल्शियम का। तो कैल्शियम का सबसे ज्यादा चार्ज है, यानी कि चार्ज अगर ज्यादा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। लेकिन उसके अलावा हमने साइज को भी इग्नोर नहीं करना, साइज को भी देख के उसका आंसर देना है। तो साइज अगर मैं देखूं सबसे जो छोटा साइज होता है वो आपके पास लिथियम का होता है। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो लिथियम बनेगा। अब लिथियम क्यों बनेगा, लिथियम का जो साइज होता है वो छोटा होता है ज्यादा, कैल्शियम से भी साइज उसका छोटा होता है, जिसकी वजह से चार्ज तो इस पे ज्यादा है लेकिन इसका साइज जो है वो लिथियम से बड़ा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि लिथियम की जो हाइड्रेशन एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी इन सब से। तो ये इसका राइट आंसर है। हमारे पास जो लास्ट एमसीक्यू है वो है कि हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन इज पॉसिबल। तो हमने देखना है हेक्सेन के जो है कितने आइसोमर हो सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसमें मैं आपको आसान फॉर्मूला बता देता हूँ कि जब भी आपने आइसोमर चेक करने हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के, तो आप किस तरह चेक करोगे, तो उसका फॉर्मूला 2 की पावर n-4 प्लस 1। तो आपने सिंपली n से मुराद है कि कितने एटम्स होंगे, यानी कि कार्बन के कितने एटम्स होंगे। जिस तरह ये हेक्सेन है तो हेक्सेन में कार्बन के एटम है 6, तो आपने सिंपली क्या करना है, इसमें जब 2 की पावर 6 माइनस 4 करोगे प्लस 1 करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 2 प्लस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 1, यानी कि क्या आंसर आया, 5 आया। तो हमारे पास क्या है, हेक्सेन के जो पॉसिबल आइसोमर्स होंगे वो क्या होंगे, 5 होंगे। अगर इसी तरह मैं आपसे बात करूं कि जी मुझे बताएं मीथेन और ईथेन और प्रोपेन के जो आइसोमर्स होते हैं वो सिर्फ एक ही होता है, उनका क्या होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा ब्यूटेन से शुरू होता है। ये ब्यूटेन जब आप इसमें पुट करोगे 4, तो ब्यूटेन के कितने स्ट्रक्चर होते हैं, उसके 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर होते हैं, 2 की पावर 0 प्लस 1, तो ये 1 प्लस 1 यानी कि उसकी क्या आ जाएगी, ये ब्यूटेन की मैंने बात की है कि ब्यूटेन के कितने स्ट्रक्चर होंगे, वो आपके पास कितने आ जाएंगे, 2 स्ट्रक्चर होंगे। एक इसका लीनियर में आ जाएगा, एक इसका स्ट्रेट चेन में आ जाएगा, दूसरा इसका क्या आएगा, आइसो में आ जाएगा। तो ये ब्यूटेन क्या हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं बात करूं पेंटेन की, तो पेंटेन का ये फॉर्मूला होता है। तो पेंटेन में जब आप फॉर्मूले में पुट करोगे 5 माइनस 4 प्लस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 1 प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसके क्या होंगे, इसके 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। एक आपके पास लीनियर में आ जाएगा, एक आपके पास आइसो में आएगा, और एक आपके पास क्या हो जाएगा, एक आपके पास आ जाएगा न्यू में। ठीक है, तो इसके पॉसिबल जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो 3 हो सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको किसी भी चीज की समझ ना लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकॉन को प्रेस करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।